कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लेसन 1 आपका चल रहा था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसका ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो आपको दे चुका हूँ, जिसमें यानी एक वीडियो में पहली वाली में मैंने आपको कराया आवेश क्या है, आवेश की उत्पत्ति यानी कि आवेश का इतिहास के बारे में बताया, आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताया। आज यानी कि जो चैप्टर है लेसन 1 बेसिकली जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज से स्टार्ट होता है, वो बेसिक चीज़ थी। यानी कि किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर करने के लिए सबसे पहले उसकी नींव खोदी जाती है। नींव जितनी ज़्यादा मजबूत होती है बिल्डिंग उतना ही अच्छी बनती है। उसी तरीके से मजबूत बनाने के लिए आपकी पढ़ाई को तो मैंने पहले आवेश की इतिहास के बारे में बताया। अब से हमारा नई चीज़ चलेगी, तो शुरुआत में करता हूँ सीधे सीधे आवेश से। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सीधे सीधे यहाँ से कि आवेश क्या है, तो फिर आप किस तरीके से उसको लिखोगे। तो आप देखिएगा, मैंने कल भी परिभाषा बताई थी, आज फिर से एक छोटी सी परिभाषा बता दे रहा हूँ। आवेश क्या है? एक ऊर्जा है। क्या है? आवेश एक ऊर्जा है जिससे हमको यह पता चलता है कि कोई पदार्थ वैद्युत प्रभाव दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, या चुंबकीय प्रभाव दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। ये आवेश से ही हमको पता चलती है। ठीक है, यदि किसी पदार्थ पर या किसी वस्तु पर आवेश है तो इसका मतलब वो वैद्युत प्रभाव दिखाएगी या अनुभव करेगी, या चुंबकीय प्रभाव दिखाएगी, या दोनों चीज दिखाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता चलता है आवेश के जरिए। तो अब आपसे एग्जैक्टली परिभाषा क्या बनेगी? सर परिभाषा बताओ जो पेपर में हम लिख सकें। तो लिखना क्या है कि आवेश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा कोई पदार्थ वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है या वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। बात समझ में आ गई? यहां से दो चीजें हमको पता चली कि भैया वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव या तो वो उत्पन्न करेगा या अनुभव करता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ। तो कोई क्या है? आवेश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा कोई पदार्थ वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। बात समझ में आ गई? बस इतना लिख दिया। आवेश, हम देखिए आवेश का मतलब क्या है? चार्ज। देखिए हम चार्ज किसी भी तरह से हो जाते हैं। कभी कभी हम क्या है, मायूस बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं और हमको रास्ते में अचानक से 10,000 रुपए की गड्डी मिल जाए तो हम एकदम वाओ, अपने कल्पना करके देखो आप मायूस जा रहे हो, लेकिन जैसे ही पैसा मिल जाएगा आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आएगी और आप चाहोगे कि आपके अंदर ऊर्जा आ गई। आप चाहोगे कि उन 10,000 रुपये को किस तरीके से कहाँ पर खर्च कर दूं। दुनिया भर मेला में जा रहे हो तो आय हाय हाय हाय, फिर तो मेला में चारों तरफ भागते डोलोगे। मतलब क्या आ गया? आपके अंदर एक एनर्जी आ गई। एनर्जी और भी तरीके से आ जाएगी। आप मान लीजिए ठंड में बैठे हो, किसी ने आपके चांटा मार दिया तो आप उसको गाली देने लगोगे या उसके 2-4 रख दोगे, हैं? तो किसी भी तरीके से आपको चार्ज किया जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पर होता है। चार्ज करने की भी कई सारी प्रक्रियाएं हैं। फिलहाल मैं आपको पहले नॉर्मल बताऊं। आवेश की हमें पता चल गई, परिभाषा पता चल गई। आवेश के बारे में किसने बताया था कि आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश? ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बताया था मैंने। इतिहास के बारे में कल वाली वीडियो देखोगे तो विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं आवेश के बारे में। सबसे पहले 1750 में आवेश का सबसे पहले तो भाई बहुत आवेश का जो खोज करने का श्रेय किसको जाता है ये तो आपको पता ही है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। कौन थे? एक ग्रीक के महान दार्शनिक थे। ग्रीक के महान दार्शनिक थे। इनका आप नाम कमेंट करके बताइएगा, कल का वीडियो आपने देखा होगा तो। ठीक है, चलिएगा। अभी फिलहाल आवेश का जो नाम दिया था वो 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। इनको ये कैसे पता चली कि आवेश 2 प्रकार का होता है? तो इन्होंने एक बहुत सारे प्रयोग किए थे। तो एक प्रयोग मैं आपको इनका बता दे रहा हूं। इन्होंने क्या किया, एक रस्सी यानी कि एक छोटा सा धागा लिया, धागे में कांच की छड़ को पहले क्या किया, रेशम से रगड़ा। कांच की छड़ को क्या किया, रेशम से रगड़ा। ठीक है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो भाई अब उस पर चार्ज आ गया। अब ये नहीं पता था तब तक कि ये पॉजिटिव था नेगेटिव था, लेकिन अभी बाद में तो पता चल गया तो मैंने लिख दिया। लेकिन उनको नहीं पता, उन्होंने क्या किया, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, लटका दिया स्वतंत्रता पूर्वक। फिर दूसरी कांच की छड़ ली, ये भी कांच की छड़ है, इसको भी रेशम से रगड़ा और इसके पास लेकर आए। ये स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है, जैसे धागे से ऐसे लटका दिया, यानी कि हिल डुल सकती है। जैसे ही हम दूसरी कांच की छड़ को इसके पास लेकर आए तो ये छड़ दूर जाने लगी।
किधर जाने लगी, दूर, दूर को हटने लगी, जो लटकी हुई थी, क्योंकि हाथ को जैसे जैसे पास लेकर आ रहे थे ये दूर को जाने लगी। ठीक है, अब जब उसी कांच की छड़ को, यानी उसी कांच की छड़ के पास जब एवोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ा, एवोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ा, ठीक है, रेशम से रगड़ा, एवोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ा, तो ये कैसे आने लगी, ये पास में आने लगी। ये कैसे आने लगी, जब इसके पास में लेकर आए तो ये कांच की छड़ इसके पास आने लगी। ठीक है, और यहीं से, इससे ही पहले देखिएगा एक चीज और मैं बताऊं, जब कांच की छड़ को, यानी कि इसी, ये आपका कांच की छड़ है, ठीक है, इसको पहले रेशम की छड़ से रगड़ा, इस पर कोई आवेश आ गया, फिर इस कांच की छड़ को एक दूसरी कांच की छड़ ली और दूसरी कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो इस पर कुछ अलग चार्ज आया, जैसे इसके पास लेके गए तो ये वाली छड़ इसके पास आने लगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये कांच की छड़, एक को हमने रेशम से रगड़कर ऊपर टांग दी स्वतंत्रता पूर्वक, फिर दो कांच की छड़ ली, एक को उसी से रगड़ा रेशम से और एक को बिल्ली की खाल से रगड़ा। जब उन दोनों क्षणों को ले गए तो एक क्षण तो दूर हट गई, एक क्षण पास में आ गई। मतलब क्या है कि इनमें दोनों दो एनर्जी यानी दो चार्ज हैं। ये तो भाई ये तो समान है, लेकिन इन दोनों कांच की छड़ पर अलग अलग आवेश है, तभी तो ये एक दूसरे के अट्रैक्ट हो रही हैं, ये दूर जा रही है, रिपल्स कर रही हैं। तो इनसे पता चला कि आवेश दो प्रकार का होता है। और भी बहुत सारी घटनाएं थी, ठीक है, उन्हीं में से एक का मैंने वर्णन किया, बाकी आगे जब प्रैक्टिकल्स में कराऊंगा अभी 2-3, तो उसमें आपको सारी चीज समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि आवेश कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, ठीक है, जिसका नाम, एक का नाम धनावेश, एक का ऋणावेश। ठीक है, इन्होंने यहीं से पता किया कि एक जैसे जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ठीक है, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। हालांकि क्या हुआ था कि जब 1750 था ना, इससे पहले चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जा चुका था, तो वहां से पता चल रहा था जैसे चुंबक जो होती हैं दो एक जैसे सिरों को पास में लेकर आते हैं तो चिपक जाती हैं, जब उसको घुमा के कर देते हैं दूर दूर भागते हैं। तो ये पहले ही घटना हो गई थी, तो वहां से उनको हेल्प मिली। तो इसलिए जब हमने कांच की छड़ को, एक कांच की छड़ को दूसरी, दो कांच की छड़ है, दोनों को रेशम से रगड़ा और पास में लेकर आए तो वो दूर दूर जाने लगी। तो एक चीज तो दिमाग में कंफर्म है कि भाई जब दो कांच की छड़ है, दोनों को एक ही कपड़े से रगड़ रहे हैं, यानी रेशम के कपड़े से, तो दोनों पर एक ही जैसा चार्ज आएगा, और दोनों को जब पास पास लेकर गए तो वो दूर भागने लगी। तो इसका मतलब जो एक जैसे चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। इससे एक निष्कर्ष निकल आया कि एक जैसे चार्ज यानी एक जैसे जो आवेश होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर भगाते हैं। पहली चीज हमको पता चली। दूसरी चीज, जब एक क्षण को तो फिक्स रखा, दूसरी क्षण ली हमने, ठीक है, फिर बिल्ली की खाल से रगड़ दिया, फिर पास लेकर आए तो ये दोनों एक दूसरे के अट्रैक्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि विपरीत आवेश, यानी इस पर एक आवेश होगा, इस पर एक आवेश हो, विपरीत आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज इन प्रयोगों से पता चली। फिर बाद में जाके पता चला कि इस पर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, वो फिर अलग विषय है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमको ये चीज पता चल गई कि भैया आवेश दो प्रकार का होता है, और आवेश एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और अलग अलग आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, अब सीखते हैं हम आपकी आवेशन की विधि। आवेशन की विधि, आवेशन की कितनी विधि है? सबसे पहली विधि तो सबको पता ही है, क्या है? घर्षण। घर्षण द्वारा किसी भी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। देखिएगा कैसे, ये चीज हमने कल भी बताई थी कि यदि कोई पदार्थ है, हम उसको ऐसे, इसको हमने ऐसे रगड़ लिया, ठीक है, और हम छोटे से कोई टुकड़ा ले लें, देखिएगा कागज का एक छोटा सा महीन बारीक मैंने टुकड़ा ले लिया, इस तरीके से मैंने इसको बालों में घिसा और देखिए ये इस तरीके से चिपक गया। देखिए ये चिपक गया आपस में, देखिए छूट गया। फिर से मैं इसको घिसूंगा और फिर से ये देखिएगा इस तरीके से, एक घटना मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। तो इस तरीके से ये चिपक गया, ये आ गया, ये कागज का टुकड़ा है, ठीक है, ये रहा। ठीक, तो ये क्या है? घर्षण के द्वारा। आपने बादल में बिजली कड़कती देखी होगी, ठीक है, जब बादल चल रहे होते हैं वो एक दूसरे से घिसते हैं, तभी एकदम गड़गड़ाहट की आवाज आती है। बादल जब चमकते हैं, चमकने के साथ साथ आवाज जरूर आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि जब बादल घिसते हैं ना, तो उनके कारण वहां पर आवेश उत्पन्न होता है, उनके कारण आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जिसकी ये प्राकृतिक घटना है, इसके द्वारा, और उसमें जो आवेश जो होता है एक कहीं ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये घर्षण के द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है,
तो घर्षण के द्वारा हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो उन पर क्या आ जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, घर्षण। दूसरी है आपका चालन द्वारा। क्या, चालन द्वारा। चालन द्वारा क्या है बबुआ, कि भैया हमने क्या किया, एक चालक है, जैसे कि हमारे पास एक इस तरीके से स्टैंड है, चालक स्टैंड, इस पर हमने एक चालक रख दिया। ये क्या है, कोई भी एक चालक है और कैसा है, अनावेशित। अनावेशित है यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं है, अनचार्ज है। जैसे ही हम इसके पास में क्या करते हैं, एक दूसरा एक हमने क्या किया, इसको दूसरा चालक है और हमने इसको एक चालक तार द्वारा ऐसे जोड़ दिया और इस पर क्या है, बहुत सारा आवेश है। तो क्या होता है, जब हमने इसको इससे जोड़ देते हैं या इसको टच करा देते हैं तो इसकी सतह पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। समान रूप से जितना आवेश इस पर जाएगा समान रूप से इसके बाहरी सतह पर फैल जाता है यह आवेश। तो इसको क्या कर दिया, चालन द्वारा, यानी टच करके। एक समझ लीजिए, एक चालक को, एक अनावेशित चालक को दूसरे आवेशित चालक के साथ जोड़ दिया जाता है तो अनावेशित चालक भी कैसा हो जाता है, आवेशित हो जाता है। इस पर समान रूप से आवेश फैल जाता है। तो इसका मतलब ये चालन द्वारा। ठीक है, एक चालक तार द्वारा उसको जोड़ दिया जाता है तो उसके द्वारा आवेश उस पर आ जाता है, चालन द्वारा। फिर तीसरा होता है आपका प्रेरण द्वारा। कैसा, प्रेरण द्वारा। प्रेरण कैसे होता है कि हम बिना टच किए, अभी आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आएगा जब संधारित्र पढ़ाएंगे। फिलहाल आप ऐसा समझ लीजिए, कोई हमारे पास एक चालक है, ठीक है, और इसके पास क्या करें हम, दूसरा एक, यानी कि ये चालक है अनावेशित, इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर बहुत ज़्यादा चार्ज कोई आवेश है, इसके पास जब रख देते हैं, इसके पास रख देते हैं तो इस पर बराबर परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। बराबर परंतु विपरीत आवेश इस पर उत्पन्न हो जाता है। ये घटना क्या कहलाती है, प्रेरण कहलाती है, प्रेरण। ठीक है, इंडक्शन, हम ऐसे इंडक्शन पर ही बहुत सारी चीज़ें, ट्रांसफार्मर इसी प्रेरण पर ही आधारित एक युक्ति है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, चुम्बक देखे, चुम्बक आपने देखी हो, एक चुम्बक है, दूसरी चुम्बक को इसके पास लेकर आते थे, दूसरी चुम्बक एकदम दूर दूर जाती रहती है, जब घुमा देते हैं तो फटाक से, यानी इसको घुमा के लगाते हैं तो फट्टे देशीना जी चिपक जाती हैं। तो इसके बीच में ये प्रेरण द्वारा इस पर कुछ ना कुछ लगता है, यानी अदृश्य बल होता है, अदृश्य प्रक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उनके द्वारा ये होता है। तो आगे चल के इन घटनाओं का विस्तृत जानकारी आगे पता चलेगा, आपके दिमाग में आ रहा हो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, ये आगे पता चलेगा आपको। बहुत सारे, पूरा फिजिक्स पढ़िए, अभी तो शुरुआत है, तो अपने दिमाग में कोई कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, चलिए, कुछ नियम भी थे भाई, कुछ नियम भी थे आवेश के, कि भैया आवेश, देखिए क्या लग रहा है, हमने आवेश जो होता है उसकी खास बात क्या है कि जब आप, पहले आवेश का एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में आपको बताता हूं, क्या है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये कोई नई चीज नहीं है, आपने पहले ही बहुत सारी चीज पढ़ रखी है, वही चीज बताऊंगा। जैसे कोई भी पदार्थ है, बहुत सारे छोटे छोटे, यार यूं कहिए, कोई पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे, कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और प्रत्येक कण जो होता है बहुत बारीक और कणों से मिलकर बना, बहुत बारीक कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम अणु कहते हैं। और अणु और बहुत सारे और बारीक कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब परमाणु तक बात चल गई। परमाणु के अंदर तीन कण, मुख्य रूप से तीन कण पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जिसमें से क्या होता है कि जो परमाणु के अंदर एक बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग, जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, नाभिक। और नाभिक के अंदर मुख्य रूप से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यानी गति करते हैं। यही इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ बहुत से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको अणु कहते हैं। अणु बहुत सारे बारीक या बहुत अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों, ठीक है, क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको अणु कहते हैं। अणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, अति
सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर मुख्य रूप से 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और बाकी तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम फिलहाल 3 मुख्य रूप से 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जिसमें परमाणु के अंदर एक भारी भाग होता है जिसको नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, यहां से आगे नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। मतलब जितना उसमें नेगेटिव चार्ज होगा उसमें उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। अर्थात किसी भी परमाणु का जो समस्त आवेश है, यानी टोटल आवेश, शून्य होता है। टोटल आवेश कैसा होगा? शून्य होगा। यानी कि कैसा होता है? कोई भी परमाणु उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है? क्योंकि उसमें जितना नेगेटिव होता है उसमें उतना ही पॉजिटिव होता है। मतलब किसी भी परमाणु की हम बात करें, परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो किसी परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि 10 नेगेटिव चार्ज होगा और 10 प्रोटॉन है, 10 पॉजिटिव होगा। टोटल जोड़ दिया जाए तो कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 नेगेटिव से पॉजिटिव कट जाएगा। तो इसका मतलब एक परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, हमको पता चल गया कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अब जब होता क्या है कि जब इस परमाणु को किसी से रगड़ दें तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक पदार्थ है और एक दूसरा पदार्थ है, इन दोनों को रगड़ दिया तो यहां से इलेक्ट्रॉन, यानी यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर चला गया। तो इसका मतलब क्या है? इसमें ये इसका पहले से देखा जाए, ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज दैट इसमें क्या है? शुरुआत में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसमें 10 ही प्रोटॉन होंगे। अब इसमें कितने हैं? इसमें मान लीजिए, मैंने मान लिया 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें और 6 इसमें प्रोटॉन है। प्रोटॉन भी इसमें कितने हैं? 6 ही इसमें प्रोटॉन है। लेकिन जब मैंने इन दोनों को आपस में रगड़ा, यानी कि ये ए पदार्थ है, ये बी पदार्थ है, दोनों को आपस में रगड़ दिया तो हुआ क्या कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया, तो मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां पर क्या हुआ? यहां से एक इलेक्ट्रॉन घट गया तो अब यहां पर कितने? 9 इलेक्ट्रॉन बचे। तो मतलब क्या है कि इस पे से ही जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई तो मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। भाई जब इलेक्ट्रॉन इसमें 10 थे इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन थे, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 9 बचे। तो मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, तो यानी कि इसमें प्रोटॉन बढ़ गए। प्रोटॉन बढ़ गए मतलब प्रोटॉन इसमें कितना? एक प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब एक पॉजिटिव आ जाएगा इस पर, क्योंकि प्रोटॉन क्या बताया है मैंने? प्रोटॉन पॉजिटिव बताया है। तो मतलब इसमें जब एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा तो यानी कि एक पॉजिटिव ज्यादा हो गया। इसमें क्या हो जाएगा? देखिएगा 7 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 6 प्रोटॉन है। प्रोटॉन अभी भी 6 है लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो? एक बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। तो मतलब क्या है कि इस पर एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जिस पे से जो इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिस परमाणु से या जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव, और जिस पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि कोई पदार्थ नेगेटिव कैसे होता है और पॉजिटिव कैसे होता है। तो हमको आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझ में आ गया। ठीक है, इसका इस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से हमको 3 बातें निकल कर आती हैं महत्वपूर्ण। पहला क्या? कि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसका मतलब अर्थात जो परमाणु होता है विद्युत उदासीन होता है, ना तो उस पर पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता, सामान्य अवस्था में। ठीक है, जिस परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, दूसरे परमाणु पर उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहां से एक चीज हमको पता चली कि जिसमें से, यानी यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो दूसरे पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो अभी भी हम यदि पूरा देखेंगे, सारी चीजों को मिलाकर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन अभी भी बराबर है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। तो यहीं से एक चीज आती है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या है? एक हेडिंग बनती है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है
कि भैया आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। यहां पर बताओ, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ और यहां पर बढ़ा, तो क्या इलेक्ट्रॉन कोई नई जगह से बना? नहीं बना ना। इस पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक क्यों हुआ? क्योंकि यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, बात खत्म। तो इस पर, यानी कि इस पर एक पॉजिटिव आ गया और इस पर एक नेगेटिव आया। तो इस पर पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इस पर नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो इससे हमको क्या पता चल रही है कि इलेक्ट्रॉन कोई उत्पन्न नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन कहीं से बनाया नहीं गया। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? बस स्थानांतरण हुआ एक जगह से दूसरी जगह। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, यहां पर आ गया तो इस पर नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, केवल ट्रांसफर कर सकते हैं कि भैया यहां से यहां चला गया। ठीक है, इसी को हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं कि भैया आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या है? अर्थात पूरे ब्रह्मांड का यदि हम आवेश निकालें, पूरी दुनिया ब्रह्मांड का, पूरे जैसे पूरा ब्रह्मांड है उसका पूरा संपूर्ण आवेश निकालेंगे तो वो एक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक वस्तु में से दूसरी वस्तु में आवेश बस ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन हम पूरी उस चीज को हम क्या मान लें, एक वस्तु मान लें, तो हमारा क्या है, वस्तु के एक छोटी से पार्ट में से दूसरे पार्ट में आवेश इधर से उधर जा रहा है। बाकी हम आवेश को नया नहीं बना रहे हैं, किसी वस्तु से बस दूसरी वस्तु में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड का जो आवेश है वो नियत रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि समझ में आ गया कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। अर्थात पूरे ब्रह्मांड का आवेश नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, सदैव संरक्षित रहता है। यानी संरक्षित का मतलब कंजर्व रहता है, हमेशा बराबर है। ठीक है, चलिए अब हमारा इंपोर्टेंट कर लीजिए। कभी कभी 1 नंबर में 2 नंबर में इंपोर्टेंट आ जाता है। अब यहां से एक टॉपिक, जुकाम हो रहा है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो कि पेपर में आता रहता है, और यहां से एक या तो पेपर में ये टॉपिक आएगा या इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आएगा, और आएगा ही आएगा जरूर। ठीक है, क्या है? अब आएगा आपका आवेश का क्वांटीकरण। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवेश का क्वांटी। आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, चलिए मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जैसे एक पदार्थ है कोई भी, ए मान लिया, एक दूसरा पदार्थ है मैंने बी मान लिया, इसको आपस में रगड़ा, इससे एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो मतलब इस पर एक पॉजिटिव और इस पर एक नेगेटिव आ गया। इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कब आया? ये यहां चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस पर आधा पॉजिटिव आए और इस पर आधा नेगेटिव आए? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। आधे पॉजिटिव को कैसे तो दिखाओगे, कैसे करोगे? इसका मतलब क्या है, या तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा या नहीं जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले, आधी रास्ते में पहुंचे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां वहां से निकल जाएगा, सिंपल सी बात है, यहां पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आवेश जो होता है किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब जाता है, स्थानांतरित होता है, तो एक पूर्ण गुणज में होता है। जैसे या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 5 जाएंगे। कभी ऐसा नहीं है कि भैया आवेश यहां पर क्या चला जाए, आधा आवेश चला जाए। ठीक है, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, 4.5, ऐसा नहीं है। आवेश का क्वांटीकरण यह कहता है, यानी आवेश का क्वांटीकरण क्या है कि किसी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण एक पूर्ण संख्या का गुणज होता है। पूर्ण संख्या का गुणज का मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो एक पूर्ण संख्या से जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि भैया किसी वस्तु पर यदि आवेश जाएगा तो वो NE जाएगा। ठीक है, NE। N क्या है? N एक पूर्ण गुणज है, 1 2 3 4 5। ये N इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखाएगा। और E क्या है? E एक मूल आवेश है, यानी कि ये मूल, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, ये मूल आवेश है, यानी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये हमको कूलाम क्या है, आवेश का एक मात्रक होता है। ठीक है, आवेश का मात्रा भी समझाएंगे हम, आवेश के कितने मात्रक होते हैं, आवेश के बहुत सारे मात्रक, उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल इतना समझो, किसी भी वस्तु पर यदि आवेश का स्थानांतरण होता है तो वो इस सूत्र के जरिए होता है।
किसके के आवेश का स्थानांतरण किसी वस्तु, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण एक पूर्ण गुणज या पूर्ण संख्या का गुणज होता है। इसी को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश एक पूर्ण संख्या से ही जाता है। मतलब ये क्या है, Q बराबर NE के द्वारा जाएगा, यानी N क्या है 1 2 3 4 5 6 और E क्या है E इस आवेश पर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यदि यहां से यहां चला गया तो इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, Q बराबर एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से इधर गया तो इसका मतलब क्या है, एक इंटू ई का मान कितना 1.6 गुणा 10 की पावर -19, तो मतलब 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन यदि इधर चला जाएगा तो इसमें से 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम इतना आवेश इस वस्तु पर से कम हो जाएगा और इस पर इतना आवेश एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो इसका 2 गुना, यानी कि इतना आवेश इसमें से कम होगा और इस पर इतना आवेश बढ़ जाएगा। मतलब समझ में आ गई। तो E क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को दर्शाता है और N क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को दर्शाता है। या तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 जाएगा या बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन आजकल क्या है, देखिए चीजें जब वो आती हैं तो अभी भिन्नात्मक आवेश भी होता है। आवेश अब तो और भी ज़्यादा खोज हो गई है बहुत सारी। आवेश क्या होता है, ये जो ई होता है ना, ई ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, ये आवेश भी क्वार्क से मिलकर बना होता है। क्या, क्वार्क्स, क्वार्क, क्वार्क, ठीक है, ये क्वार्क, ठीक है, QUARK, क्वार्क्स, ठीक है, ये क्या होता है, क्वार्क्स। ठीक, इसमें क्या है, अपवर्ड क्वार्क, डाउनवर्ड क्वार्क। यदि 2 अपवर्ड क्वार्क, एक डाउनवर्ड क्वार्क, ठीक है, ऐसे ही ये नेगेटिव इस तरीके से बनता है, पॉजिटिव 2 डाउनवर्ड, एक अपवर्ड रहेगा। तो ये क्वार्क थ्योरी अलग से पढ़नी पड़ेगी, तो वो आगे MSc या MSc वगैरह में, BSc वगैरह में पढ़ेंगे तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन क्या है, भिन्नात्मक भी आवेश होता है तो वो क्वार्क थ्योरी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो क्वार्क थ्योरी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको 12th के सिलेबस में केवल इतना है, आवेश का क्वांटीकरण, तो वो मैंने आपको बता दिया। बाकी थ्योरी में आपको मिल ही जाएगा कि भैया किसी वस्तु पर एक आवेश जो होता है एक न्यूनतम या एक पूर्ण संख्या के गुणज के द्वारा स्थानांतरित होता है। ठीक है, चलिएगा, हमको पता चल गया। अब इसी ये जो E है आपका मूल आवेश हो गया, जो इतना मान हो गया। ठीक है, अब आवेश के बारे में कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक है, यहां से इसी फॉर्मूले पर आधारित, देखिए पहले की बात तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन समझ लो। इस फॉर्मूले पर आधारित, यानी कि ये Q बराबर, ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। ये कईयों बार आया है ये बोर्ड में प्रश्न। एक कूलाम आवेश में क्या बतानी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। ठीक है, ये आपका ये सॉल्यूशन करना है, न्यूमेरिकल टाइप का है। तो इसमें क्या दे रखा है सवाल में आपको सीधे सीधे दे रखा है एक कूलाम आवेश, यानी कि आवेश आपको दे दिया Q बराबर कितना दे दिया, 1 कूलाम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यानी कि N आपसे पूछा है। हमारे पास सूत्र क्या है, Q बराबर N ही था, तो N का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N का हो जाएगा Q अपॉन E, यही हो जाएगा। N बराबर Q अपॉन E, Q अपॉन E ये हो जाएगा। ठीक है, Q का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 1 कूलाम दे रखा है। E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये मैंने अभी अभी आपको बताया था। ठीक है, अब बायोलॉजी वाले हैं तो ध्यान से समझेंगे। ये पॉइंट के बाद एक अंक है तो इसको हटाएंगे, एक ऊपर 0 बढ़ा देंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 बट्टे नीचे हो जाएगा 16 गुणा 10 की पावर -19, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, -19 को ऊपर लेकर आएंगे तो 10 गुणा 10 की पावर ये हो जाएगा प्लस के 19, नीचे आ जाएगा 16। ठीक है, चलिएगा अब हम इसको काट देंगे, 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। अब ये आ गया 5/8 गुणा 10 की पावर प्लस के 19। अब 5 में हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे 8 का, कैसे ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे, ये 0 बढ़ गई। 8 छिंग 48, बचेंगे 2 पॉइंट लगाई हुआ है इसलिए 0। ठीक है, 8 दूनी 16, बचेंगे 4 पॉइंट लगाई हुआ है 0 बढ़ा लेंगे। 8 पंजे 40, इतना तो भाग करना आता ही होगा, तो 0.40
6 2 5 गुणा 10 की पावर 19, इतना आ गया। अब पॉइंट से पहले जीरो छोड़ते नहीं है, इसलिए मैं इस पॉइंट को इधर, तो पॉइंट की खास बात है इधर जाती है तो माइनस की घातें आती हैं, तो मैं एक अंक इधर ले जाऊंगा तो 6.25, एक अंक इधर ले गया तो एक घात माइनस की आ जाएगी, ये 10 की पावर 19 है, 19 में से एक चला जाएगा तो 18 है, तो 6.25 गुणा 10 की पावर 18, इतना आ गया। इतना क्या निकल आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 गुणा 10 की पावर 18, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, चलिएगा, इस तरीके से ही क्वेश्चन बहुत सारे और आपसे पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है कि एक चालक पर, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये कहेगा एक चालक पर, देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है। एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, बताओ आवेश की मात्रा और प्रकृति। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है, तो उस पर आवेश बताना है और उसकी प्रकृति बतानी है। तो सिंपल सी बात है, यहां से इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम, तो हमको क्या पता चल रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे 5, ठीक है। अब आवेश की फॉर्मूला क्या होता है, Ne, तो n का मान 5 दे रखा और E का मान आपको पता ही है 16, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होता है। 16 की इसकी मल्टीप्लाई करें, 16 पंजे 80, एक अंक बाद पॉइंट ला जाएगा, 10 की पावर -19, यानी कि 8 गुणा 10 की पावर -19, इतने कूलाम आ गया आवेश। कितना आ गया? इतने कूलाम आवेश निकल कर आ गया। अब इसकी प्रकृति हमको कैसे पता चलेगी? अब देखिए प्रकृति, यहां से ये सवाल 2 नंबर का है, तो अभी आपका 1 नंबर का काम हुआ है, केवल आपने एक चीज बता दी, आवेश की मात्रा, लेकिन अभी आपने प्रकृति नहीं बताई। प्रकृति कैसे पता चलेगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। मैंने क्या बताया था, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वहां पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। मैंने बताई थी ना कि ये कोई पदार्थ है और उस पर एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया, और ये कोई दूसरा पदार्थ इस पर एक पॉजिटिव है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो तभी तो इसमें प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या कब ज्यादा होती है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो इस पर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहां से क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो अधिकता क्या दर्शाता है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो इस पर कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। आवेश क्या प्रकृति कैसी बनेगी, उसकी ऋणात्मक। यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, तो क्या बनेगा, ऋणात्मक आवेश। यदि यह कहता कि 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या बन जाता, पॉजिटिव चार्ज बन जाता, क्योंकि उसने 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो मतलब क्या है कि प्रोटॉन बढ़ गए उसमें, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यहां से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन काफी बनते हैं, और जो ये बोर्ड के क्वेश्चन है मैंने अपने आप से नहीं बनाए हैं, कई बार आए हैं। ठीक है, अब कुछ बातें करेंगे आवेश के बारे में, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए आवेश की बहुत सारी चीजें मैं यहां पर आपको बताऊंगा। देखिए क्या है, आवेश के कुछ हिडन फीचर्स जान लो भैया। आवेश क्या करता है, आवेश अपने आप से वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। देखिए यहां से आवेश की 2 बातें हैं। एक, आवेश कैसा है, आवेश यदि स्थिर अवस्था में है, आवेश कैसा है, स्थिर है। आवेश स्थिर है तो वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश यदि, ध्यान से समझ लीजिए बबुआ, कि आवेश स्थिर अवस्था में है, स्थिर का मतलब आवेश कैसा कर रहा है, गति नहीं कर रहा है, उसका वेग 0 है, तो कैसा है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और आवेश यदि गति में है, आवेश गतिमान है, तो वो क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, आवेश गतिमान है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन यहां से भी 2 कंडीशन बनती हैं। गतिमान का मतलब क्या है कि या तो वो कांस्टेंट v बराबर कांस्टेंट वेग से, कांस्टेंट का मतलब यदि कोई आवेश
एक समान वेग से गति कर रहा है, एक समान वेग, ठीक है, एक समान वेग से गति कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। केवल वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और यदि कोई आवेश का वेग बढ़ रहा है, लगातार त्वरित गति है, कैसी है, त्वरित गति से चल रहा है, यानी कि वेग बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, यहां पे बता दे रहा हूं, वो वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, लेकिन साथ में आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, यानी कि अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो यहां से तीन बातें हैं, यदि आवेश कैसा है, स्थिर अवस्था में, तो वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल वैद्युत क्षेत्र, यहां पे समझ लेना, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि गतिमान है तो गतिमान होने की दो कंडीशन है, या तो वो एक समान वेग से गति कर रहा होगा, या उसका वेग घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा, या त्वरित गति कर रहा होगा, ठीक है। तो यदि वो उसकी गति एक समान है तो वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और यदि त्वरित गति से, यानी गतिमान तो है लेकिन त्वरित गति है उसकी, अर्थात उसका वेग लगातार बढ़ रहा है, तो मतलब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, साथ में अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में करता है, ठीक है। तो यहां से ये चीज भी हमको पता चल गई। आगे चलते हैं। आवेश जो है, देखिएगा, आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का जो मात्रक है बबुआ, वो क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है। अब यहां से पता चलती है आवेश, ठीक है। इसका जो विमीय सूत्र भी आपसे पूछ ले तो वो क्या होता है, AT लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, AT। आगे चल के पता चलेगा, ठीक है, जब विद्युत धारा तीसरा चैप्टर है उसमें ये पता चलेगा AT होता क्यों है, ठीक है। इसकी ये विमा हो गई, ठीक है। आगे आवेश के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लो, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव हिसाब से और MCQ क्वेश्चंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्या चीजें हैं उनको समझते हैं। देखिए, आप सभी लोग ये चीज तो जानते हैं कि भैया आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या आपने सोचा आवेश का CGS मात्रक क्या होता है? ये MKS पद्धति में मात्रक होता है या SI मात्रक होता है ये। लेकिन जैसे बल का जो मात्रक होता है SI मात्रक वो न्यूटन होता है, लेकिन CGS मात्रक क्या होता है, डाइन। क्या होता है, डाइन, ठीक। उसी तरीके से जैसे आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, लेकिन CGS पद्धति में मात्रक स्टैट कूलाम होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था। आगे विद्युत चुम्बकीय मात्रक, आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक जो होता है उसको हम बोलते हैं एब कूलाम। क्या है, एब कूलाम। आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है उसको बोलते हैं हम स्थिर विद्युत इकाई, स्थिर विद्युत इकाई, या शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं ESU, ठीक है। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक ESU, या हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन, या फ्रैंकलिन बोलते हैं, ओके। ये भी CGS मात्रक ही होता है, ओके। आगे एक कूलाम जो आवेश होता है, एक कूलाम, उसमें 3 × 10⁹, 3 × 10⁹ ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं। या हम एक कूलाम आवेश में 3 × 10⁹ इतने फ्रैंकलिन होते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे आवेश का जैसे सबसे छोटा मात्रक ये हो गया स्थिर वैद्युत इकाई या ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ओके। एक मिनट रुकिए, सबसे छोटा मात्रक हो गया। आगे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। एक फैराडे की हम बात करें तो एक फैराडे में 96,487 कूलाम आवेश होता है। लेकिन कैलकुलेशन इससे थोड़ी सी हार्ड होती है, इसीलिए
कुछ किताबें ऐसा देती हैं, लेकिन ज़्यादातर किताबें 96,500 कूलाम बोलती हैं कि 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम आवेश। लेकिन क्या होता है कि वास्तव में इतना मान होता है, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाए, जैसे कहीं कहीं पर जी का मान 9.8 लगाते हैं तो कहीं कहीं पर सीधे सीधे 10 लगाकर ही कैलकुलेशन कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर 96,500। यदि आपका टिक मार्क क्वेश्चन आए, यदि ये ऑप्शन में है तो ये लगाना है, अदरवाइज यही ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, चलिए, यदि चाल और वेग का प्रभाव, आवेश पर चाल और वेग का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या कोई चालक है, उस पर कुछ आवेश है, वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चले या 1000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पड़े, क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, नील। यानी कि आवेश पर उसके वेग का, उसकी चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे चाल ज़्यादा करो कम पड़ो, आवेश मतलब अनचेंज रहेगा, कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। आगे एक कभी कभी क्या होता है कि 1 माइक्रो कूलाम बराबर भी पूछ लेता है, तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम, इतना होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो आवेश का पूरा खत्म हो गया। अब चलेगा आपका कूलाम्स नियम, या कूलाम्स नियम की जो अवधारणा है वो हम कल से कराएंगे, क्योंकि आवेश के ऊपर मैंने 2 वीडियो दी हैं आपको, और दोनों वीडियो में जितना कंटेंट मैंने आपको दिया है, कहीं पर भी पूरे यूट्यूब पर कहीं पर देखना, क्या आवेश के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई किसी टीचर ने? बस थोड़ा बहुत बताते हैं आवेश क्या है, आवेश के 2 प्रकार का होता है, फिर सीधे आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको आवेश के बारे में सारा कुछ इतना करा दिया है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके यहाँ तक। ठीक है, चलिएगा, बाकी वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।